साहब, कल नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में डीजीएमआर अधिकारी आए हैं, तो क्या उनसे बातचीत हुई? आप लोग क्या कहोगे इसको? मैं आपको बता दूं, सही बात तो ये कि हम लोगों के पास कोई इंटीमेशन नहीं था। अचानक पब्लिक प्लेस से पता चला कि पहली बार डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल ऑफ रिसर्च पहुंच रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल नल्हड़। और फिर हमें लगा कि इतना बड़ा आला अधिकारी आज पहुंच रहा है, तो क्यों नहीं उनको अवगत कराया जाए हॉस्पिटल की कमियों के बारे में। तो क्या आप लोगों ने क्या कमियां गिनवाई उनके सामने? क्या आपको बात करने के लिए मौका मिला, अपनी बात रखने का? जो एक चैनल बनता है, थ्रू प्रॉपर चैनल तो नहीं मिला, लेकिन पब्लिक से जब जिस समय बात हो रही थी, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं, अटेंडरों से जब बात हो रही थी, तो उस समय भीड़ के हिस्से में हमें भी एक मौका मिला बात करने का, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया और पूरा हॉस्पिटल कल चमचमा दिया था उन लोगों ने, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा अधिकारी कोई आया और बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे। हॉस्पिटल वाले स्टाफ बता रहे थे हम ऐसा है वैसा है, लेकिन जब पब्लिक से मुलाकात हुई और जब बात खुलकर आई तो पब्लिक ने बताया, यहाँ तक कि मेडिसिन 5 अगर लिखी है डॉक्टर साहब ने, तो उसमें 4 बाहर से लेनी पड़ती है। और यदि हमें जरूरत पड़ेगी अल्ट्रासाउंड की, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। किसी जांच की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि जरा सी चोट पर भी हेड इंजरी बताकर रेफर कर दिया जाता है। और मैं कहता हूँ कि ना कोई कार्डियो की सुविधा है, ना कोई न्यूरोलिस्ट की सुविधा है, और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड मशीनें चालू है। और एक्सरे मशीनों की भी वो खस्ता हालत है कि वो चंद मिनटों में ही बंद हो जाती है और पेशेंटों को कह दिया जाता है कि गर्म हो गई। क्योंकि आप जानते हो, बाहर अब एक्सरे का जो जिस तरह मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं, ऐसे एक्सरे की मशीनें भी आ चुकी है बाहर प्राइवेट, तो लोग बाहर में मजबूरी बाहर कराते हैं लोग। तो ना कोई मशीनरी का रखरखाव ठीक है, और जहां तक कि बैंडेड तक की सुविधा नहीं है। तो लोगों का सर ये कहना होता है कि मेंटेनेंस के सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जाता है, क्या इसको लेकर भी आप लोगों की कोई बातें हुई? मेंटेनेंस बकायदा उसने खुद कहा, डीजीएमआर साहब ने कहा कि इसके लिए मेरे हिसाब से 16 करोड़ बोला था, कितने करोड़ बोला, इतने करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए आया था। आप लोगों ने कहाँ लगाया? तो वो लोग बताने लगे हमने इस बिल्डिंग को मेंटेनेंस किया, हमने इसको किया मेंटेनेंस। तो वो अपने हिसाब से अपनी कागज पूर्ति करते रहे। लेकिन जब बात आई मशीनों की, तो आखिर मशीनें मेंटेनेंस क्यों नहीं है? भाई तो पैसा मेंटेनेंस का आ रहा है, मशीनों के लिए भी आ रहा है, वो खाली बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए नहीं आ रहा है। और रिपेयरिंग से पेशेंट ठीक नहीं हो सकते। मैं आपको बात बताऊं, जो मशीनरी है उन्हीं से पेशेंटों के लिए काम आएंगे, वो चीजें ठीक होनी चाहिए। तो नहीं, काफी हद तक पूरी टीम को टाइट किया। ये कमांडो साहब, मेवात के नेता जो है कई बार वहां पे भी, आफ्ताब अहमद ने भी कई बार धरना दिया वहां पे। आखिर क्या वजह है कि ये सुविधाएं इनको मूलभूत सुविधा मिल नहीं पाती है? आखिर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में वहीं इनको इलाज भी कराना पड़ता है, लोगों को चेकअप भी बाहर कराना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि मेवात के लोग यहाँ अनदेखी की गई है हमेशा, और हमारे पास एक इकलौती धरोहर है हॉस्पिटल मेडिकल नल्हड़, और ऐसी धरोहर है जहाँ हजारों लोगों को रोज भला हो सकता है और होता भी है। लेकिन जो उनको सहूलियत मिलती चाहिए, कई हजार लोग फिर आगे रेफर भी कर दिए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, वो सारी फैसिलिटी हमें यहाँ मिल सकती है अगर हम सचमुच इस चीज को ग्राउंड पे संघर्ष करें और इसकी सही मिलकर आवाज उठाएं। क्योंकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो आज तक भी कभी नहीं देखा कि वो इसके लिए बारे में उन्होंने बात रखी हो, पुरजोर तरीके से कड़ी मजम्मत की हो, या कभी इसके बारे में सीरियस हुए हो। रही बात कांग्रेस लीडर या दूसरे लीडरों की, वो अपनी तरफ से जद्दोजहद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक सत्ता का नशा है, वो नहीं सुनते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन कोई नहीं, अब ज्यादा लंबा समय नहीं बचा। इंशाल्लाह केंद्र में भी हमारी कांग्रेस सरकार होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, और राज्य में भी हमारी कांग्रेस सरकार होगी। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा जो पहला मुद्दा होगा और हमारी पहली सोच होगी, वो हम सबसे पहले हॉस्पिटल को लेकर चलेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे मुद्दे हैं, रेल लाइन है, A4 लाइन है, यूनिवर्सिटी है, वो हमारे साथ साथ उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देंगे, अगर पूरे मैनेजमेंट को सुधार देंगे। कल डीजीएमआर से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? कब तक क्या की मशीनें ठीक हो जाएंगी? डीजीएमआर साहब ने कहा है कि बजट की कोई कमी ना तो है, ना अब आगे आएगी। और बिल्कुल नोट करते गए उनके पीए साहब
और बकायदा पॉइंट टू पॉइंट नोट करते गए। लिखित में भी बकायदा हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं, वसीम शेफी, उन्होंने भी बकायदा लिख के दिया और काफी पॉइंट्स थे, उन्होंने वो नोट किए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसमें सुधार भी होगा। और बाद में हम लोग किसी कारण आज आ गए थे, लेकिन साथियों से पता चला कि लास्ट में पूरी कड़ी खिंचाई करके गए हैं और कहा कि नहीं, बहुत जल्द हम मेडिकल हॉस्पिटल लड़के में सुधार करेंगे। किसको जिम्मेवार मानते हो आप? ये हालात जो मेवात के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल की बात करें या दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, मेवात में इन दिनों विकास नाम की कोई चीज नहीं, जिम्मेवार आप किसको मानते हो? हमारी मेवात की ये जो बुज़दिल राजनीति है, ये बुज़दिल लीडरशिप, ये मैं तो कहूंगा कि लीडरलेस मेवात हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम गहरी नींद में हमारे लीडर सोए हुए हैं। इनको बिल्कुल भी हमारी विकास की कोई चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। इन्हें अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार, विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना। जी, कांग्रेस के एमएलए यहाँ से हैं, विपक्ष की बात करें, सरकार नहीं है, लेकिन किसी ने क्या आवाज उठाया आप बता दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता दूं अनिश साहब, हिदायत कमांडो 24 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट तो आज भी है, हमारे खून में है और सामाजिक कार्यों में लगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने भी पूरा नहीं हुआ है राजनीति में आए हुए। हम हर मुद्दे पे हिदायत कमांडो अपनी तन मन धन से खड़ा रहेगा, अपनी जान की कुर्बानी दे देगा अपने इलाका मेवात की तरक्की के लिए और अपनी आवाज उठाता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। रही हमारी पॉलिटिकल लीडर की जो प्रेजेंट में है, मैं आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का नशा है। सत्ता का नशा इतना चूर है कि ये विधानसभा में भी विधायकों की आवाज को अनदेखी करते हैं, चाहे हमारी पानी की समस्या है, चाहे हमारी बिजली की समस्या है। यहां तक कि आपने पीछे देखा, रमजान में लाइट तक नहीं आई, बड़े हालात रहे। आप सब समझते हो, सब समझदार हैं, क्लियर है इनको सत्ता का नशा है, इसलिए किसी को कुछ नहीं समझते। ये कल सर कहीं रोड पे आप आए हो भाई मेवात की समस्याओं के लिए? कांग्रेस के नेता कहीं रोड पे नजर आए कभी आप? जो समस्या आपकी ये नहीं समझते। आप कह रहे हैं कि भाई ये हमको नहीं मानते, बीजेपी सरकार आपको नहीं मानती। कहीं आपने किया है कभी ऐसा बड़ा प्रदर्शन है कि भाई कांग्रेस के नेता बड़ा मेवात की बड़ी मांग लेके जा रहे हैं? जी, मैं आपको कहूँ, क्या तब्दीली की जरूरत है नहीं क्या मेवात में? आप ये बताइए, आपको क्यों आना पड़ा राजनीति में? भाई अगर पुराने नेता आपका आफ्ताब कर देता, आपका मामन खान कर देता या आपका और नेता कर देते, तो आपको क्यों जरूरत पड़ी है मेवात की राजनीति में आने की? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। आपको क्लियर बताऊंगा। देखो, मैं आपको बता दूं, जैसी जिससे बड़ी वो लोग कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा नहीं, अब वाकई में ग्राउंड पे और संघर्ष करने की जरूरत है और हमें पूरा संघर्ष आज कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हिदायत कमांडो राजनीति का सिस्टम चेंज कर देगा। और ये नहीं 2 विधानसभा का चेंज होगा, 5 विधानसभा सीटों की मैं गारंटी लेता हूं और गुड़गांव लोकसभा की सीट की गारंटी लेता हूं। इनके अंदर इतनी मेहनत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने हक की आवाज के लिए बुलंद करेंगे और एक संगठन सिस्टम को ऐसे तैयार कर देंगे कि हर जिम्मेदार नागरिक आगे आएगा और अपने हक को पहचानेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। अच्छा, वंशवाद की राजनीति चलती आई है नुहू जिले में, तो क्या खत्म हो पाएगी अब की बार? नुहू विधानसभा में कुछ तब्दीली आएगी? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। जहां बात वंशवाद की आती है, साथियों, आदमी को सबसे पहले एक इतना सामाजिक और इतना सोशल होना चाहिए कि वो सबके दर्द को समझ सके। अगर आपको बेटे का पीड़ा है, अगर आपको अपने बाप की पीड़ा है, सिर्फ वही तक पीड़े में आप सीमित है, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आज पूरी सर्व समाज, सर्व कौम, सर्व धर्म के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा और जो लीडर ऐसा दर्द रखेगा, इंशाल्लाह वही लीडर आगे बढ़ेगा। कोई चाहे वो फिर बिना, मेरे हिसाब से वो जो कहते हैं ना फैमिली वाला, जो आपने बताया क्या पॉइंट दिया था, वंशवाद, फिर चाहे वंशवाद का लीडर हो और चाहे गैर वंशवाद का हो, अगर काम करेगा तो आगे चलेगा, वरना मेरे हिसाब से इस बार मिट्टी में दफन हो जाए। कल भाजपा के मुख्यमंत्री जो है बुढ़ाना पहुंचे हैं विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए, तो किस तरीके से आप उस रैली को देख रहे हो? कितने तादाद में लोग पहुंचे होंगे? किस तरीके की वो सफल रैली रही? मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने गेज डाला है मेवात से। मेवात के अंदर गेज डाला है क्योंकि यहाँ इन्होंने सोचा कि मेवाती लोग ही इतने बेवकूफ हैं जो झूठे नारेबाजी जिंदाबाद कर लेते हैं और गुमराह होकर भेड़ चाल चल लेते हैं। नहीं, अब हर आदमी जाग गया है, हर आदमी को काम चाहिए। हमारे जो चापलूस लीडर है मेवात के भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी ऊपर चढ़ के कहा कि हम मेवात में इतना वोट दिला रहे हैं, हम वो दिला रहे हैं।
उन्होंने पूर्व अपने जो सांसद राव इंद्रजीत साहब को भी कहा था कि हम आपको 2.5 लाख वोट दिला देंगे, 3 लाख वोट दिला देंगे। ये लोग सिर्फ चापलूसी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब ये घरों से निकलेंगे तो लोग इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या दिया मेवात को आज तक। और सच्चाई ये है कि ये कुछ ना दे पाए, ये सिर्फ और सिर्फ एक धक्के खा रहे हैं, ये सिर्फ ढोंगबाजी पूरी कर रहे हैं। कल की रैली आपने देखी होगी, फ्लॉप रैली थी। आपने किसी भी मीडिया के अंदर देखा हो, किसी भी सोशल साथी के उसमें देखा हो, सिर्फ और सिर्फ स्टेज के फोटो आ रहे थे, लीडरों के फोटो आ रहे थे। वो भी अपने आप में चैलेंज कर रहे थे, भाई मेरा फोटो खिंच गया सीएम साहब के साथ, मेरा फोटो खिंच गया सीएम साहब। सिर्फ इनकी इतनी ही सोच रह गई है, विकास पे इनका बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। मैं आपको बता दूं, ना के बराबर जनता थी। एक 5% इतनी जनता इकट्ठी कर सकता है, जहां पर 5 सीट लोग, अगर सीएम लेवल का कैंडिडेट आए, सीएम आए, चीफ मिनिस्टर आए और वहां पर इतनी भीड़ हो, उससे साफ जाहिर है कि इनका मनोबल भी टूट चुका है, जनता भी इसे रूठ चुकी है। अच्छा, वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या होगा इस बार? जुमलेबाजी तो ये हमेशा कहता है, 15 लाख का भी नारा दिया था, उसका क्या रहा आप सबको पता है। ये तो हवा में बात करते हैं, 400 पार नहीं, इस बार तो कुछ और ही पार होगा। चिंता मत करो, सत्ता परिवर्तन होगी और इंशाअल्लाह इंडिया गठबंधन देश में चलाएगा और फिर उसके बाद देखते हैं देश को किस तरीके से। अच्छा, गुरुग्राम मुख्यमंत्री के स्टेज पर राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वो नजर नहीं आए। कैसा आप इसको मानते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं तो यही कहा है कि हालत खराब है इनकी। अभी हमारा जो लीडर अभी जो हमारी लीडरशिप सेंटर के अंदर बैठ के और बड़ी प्लानिंग से इसी चीज के लिए भी रोकी हुई है गुड़गांव सीट, कि किस तरह इनको चारों खाने चित मारेंगे और बाकी सीटों पे हमें शेरे दिल अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और हम कम से कम 8 से 9 सीट हम जीत रहे हैं हरियाणा के अंदर और गठबंधन की 10वीं सीट भी हम जीत रहे हैं।